सीटेट पेपर वन में 30 नंबर का पूछा जाता है ईवीएस। और ईवीएस के 30 नंबर में 15 नंबर की होती है सीडीपी और 15 नंबर का होता है कंटेंट। सीडीपी के लिए आप सीडीपी का जो 500 एमसीक्यू का सीरीज है वो देख लेंगे, या फिर जो चक्रव्यूह बैच चला था 300 सवालों का उसको देख लीजिएगा। और ईवीएस सीडीपी का खास की स्पेशल ईवीएस सीडीपी का क्लास बहुत जल्द आने जा रहा है, वो देख लीजिएगा, वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल चल रहा है 15 नंबर का सीटेट के लिए 15 नंबर का कंटेंट का वीडियो। और ये कंटेंट का वीडियो क्या है? कंटेंट का वीडियो ऐसे है कि एनसीईआरटी की बुक जो 3, 4, 5 की जो बुक होती है एनसीईआरटी की, वो सीधा पढ़ाया जा रहा है। और 3, 4, 5 की कौन सी बुक? एनसीईआरटी की जो केवी में चलती है, जो केवीएस में एनसीईआरटी की बुक चलती है, वो पढ़ाई जा रही है इस क्लास में। और फिर इस क्लास को बताने से पहले या इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक बात बता दूं, ये जो आपको पीवाईक्यू दिख रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिख रहा है एमसीक्यू में, ये सवाल कई कई बार एग्जाम में आया हुआ है। 2011 से लेकर के आज तक 2026 तक कई कई बार ऐसे सवालों को पूछा गया है, रिपीटेड सवाल को पूछा गया है। तो ये सीरीज इस तरह से है, जो लोग कंटिन्यू देख रहे हैं वो समझ रहे हैं कि पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर एनसीईआरटी बुक को पढ़ाएंगे, फिर वापस इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और ऑप्शन पूछेंगे और आपसे आंसर पूछेंगे। ये पूरा हमारा स्ट्रेटेजी है डेली के क्लास को पढ़ाने के लिए। और डेली हमारी क्लास यूट्यूब पर अपलोड होती है 8 बजे। तो 8 बजे इवनिंग में, 8 बजे शाम में, है ना, आप लोग देखना नहीं भूलिएगा। 8 बजे शाम में डेली क्लास सीटेट सितंबर 2026 के लिए। बात समझ में आ गई? जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करेंगे, और जो लोग हमारे फेसबुक पेज को देख रहे हैं वो प्लीज फॉलो कर लेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। क्लास स्टार्ट करने से पहले वेलकम करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सारे टेडी पर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फर्स्ट सवाल, खाली हम सवाल पढ़ेंगे, आंसर नहीं पढ़ेंगे, ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, और फिर सीधा कराएंगे एनसीईआरटी। पोचमपल्ली राज्य किस जिले में है? सवाल पढ़ लिए। मलयालम में पिता के छोटे भाई को क्या कहते हैं? खाली आप सवाल सुन करके रखिए। अबू धाबी की मुद्रा को क्या कहते हैं? खाली सवाल सुन सुन के रखिए। धानमंडी गांव जम्मू कश्मीर के किस जिले से संबंधित है? इनमें से कौन सा भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली जम्मू और कश्मीर की पहली महिला थी? मैं अपनी माता को उसके गंध से मैं अपनी माता को उसके गंध से कई किलोमीटर पहले से ही पहचान लेता हूं, मैं कौन हूं? चलिए ये सवाल हो गया इतना। फिर उसके बाद यहां है कि फिर ये सवाल है कि इनमें से किस पक्षी का आंख आगे की तरफ होता है? चलिए नेक्स्ट सवाल, रात में जागने वाले रात में जागने वाले पक्षी ज्यादातर वस्तु को किस रंग में देख पाते हैं? ये सवाल। हम जमीन में हुए कंपन के कारण सुनते हैं, हमारे बाहर की ओर कान नहीं होते हैं, हम कौन हैं? मैं भालू जैसा दिखता हूँ, दिन के 17 घंटे पेड़ से उल्टे लटक कर सोता हूँ, जिस पेड़ पर रहता हूँ उस पेड़ के पत्ते खाता हूँ और 40 वर्ष जिंदा रहता हूँ, मैं कौन हूँ? इनमें से किसे छोटी सी खुशबू के लिए मार दिया जाता है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कान्हा नेशनल पार्क राजस्थान के किस जिले में है? ये इतना सवाल आप लोग पढ़ लिए। सार अकेडमी को कंटिन्यू देखिए, वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, डोंट स्किप बिल्कुल मत कीजिए और लास्ट तक बने रहिए। और उन सभी को बहुत बड़ा थैंक यू जो बहुत अच्छा अच्छा कमेंट करते हैं। हमारे से बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं, हमसे बहुत सारे सीनियर भी हैं और बहुत ज्यादा एजुकेटेड भी हैं, फिर भी कमेंट ऐसा करते हैं, मन खुश हो जाता है। तो आप सभी को थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का बुक। चलिए क्लास 4 में, एनसीईआरटी के क्लास 4 में पोचमपल्ली एक चैप्टर है, चैप्टर 23। आज हम लोग करेंगे क्लास 4 को फिनिश, यानी कि क्लास 4 को खत्म। आज क्लास 4 का सारा बुक कंप्लीट हो जाएगा और क्लास 5 का चैप्टर नंबर 1, ये दो चीज करेंगे क्योंकि इन्हीं दो जगहों से पीपीटी बनके क्वेश्चन बनके तैयार हुई है। जितने कंटेंट को करेंगे उतना एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करेंगे। तो पोचमपल्ली से आज सवाल बनेगा। तो पोचमपल्ली क्या है? तो पोचमपल्ली में कहां कहां से सवाल बनेगा वो समझिए। पोचमपल्ली तेलंगाना राज्य में एक कस्बा है, ठीक है, तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली कस्बे में, यानी कि जो तेलंगाना राज्य है वहां पोचमपल्ली स्थित है, ठीक। और पोचमपल्ली से कहां से सवाल बनेगा वो समझिए। पोचमपल्ली एक साड़ी है। पोचमपल्ली एक तरह की क्या है? साड़ी है जो बिनाई होती है। ये सारा पोचमपल्ली का ही है, रेशमी टाइप का, रेशम टाइप का ये रहता है। तो ये पोचमपल्ली का बिनाई है, ठीक। आप लोग फोटो से भी देख सकते हैं। तो पोचमपल्ली एक तरह की साड़ी है। क्या है? साड़ी है। पोचमपल्ली साड़ी बनाने का तरीका। अब आइए कि सवाल जो है कहां से बनेगा। देखिए हम चैप्टर पहले से स्टडी करके आते हैं और सिर्फ वही आपको बताएंगे जो सवाल बनेगा, जहां से सवाल बनेगा। बाकी ये चैप्टर पढ़ना आपका काम, अगर आपके पास बुक है तो अलग से पढ़ सकते हो, लेकिन ये सवाल सिर्फ जहां से बनेगा हम वहीं से आपको पढ़ाएंगे। तो देखिए पोचमपल्ली जो है भारत के तेलंगाना का एक मशहूर साड़ी है
और इलाके से मशहूर है क्योंकि वहां जो है बुनाई बहुत अच्छी होती है। जिस पोचमपल्ली ठीक उसी तरह से फेमस है जिस तरह से कुल्लू का शाल, मधुबनी पेंटिंग, असम की सिल्क, कश्मीरी कढ़ाई, ये सारी चीज फेमस है ना, उसी तरह से पोचमपल्ली भी फेमस है। तो अगर सवाल पूछ लिया जाएगा कि सिल्क के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो लिखिएगा असम। मधुबनी पेंटिंग कहाँ से संबंधित है, तो बिहार से, है ना। शाल के लिए कौन फेमस है, कुल्लू। इस तरह से आपका सवाल बनता है ना। तो ये हो गया आपका पोचमपल्ली से रिलेटेड ये सवाल, इतने ही से सवाल बनेगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये 24 चैप्टर नंबर जो है ये है क्लास 4 का दूर देश की बात। इसमें सवाल जो बनेगा वो अबू धाबी से बनेगा। तो अबू धाबी से जो सवाल बनेगा वो आप समझ लीजिए, और पहले केरल से बनेगा। तो यहाँ पर मलयालम में चिट्टिपन के पिता, चिट्टिपन किसको कहा जाता है, पिता के छोटे भाई को। और कुंजमा किसको कहा जाता है, पिता के छोटे भाई की पत्नी को। यानी कि छोटे चाचा रहेंगे तो चिट्टिपन कहलाएंगे, छोटी चाची के रहेंगे तो कुंजमन कहलाएगी। ठीक है, ये दो सवाल यहाँ से बन सकता है। अब आइए कि और सवाल कहां से बनेगा। तो अबू धाबी तो हवाई जहाज से ही जाएंगे, ये तो बात पक्का है ना। अबू धाबी किससे जाएंगे, हवाई जहाज से भी जाएंगे। अब आइए अबू धाबी से कहां से सवाल बनेगा। देखिए अब यहाँ पर से सवाल बनेगा कि अबू धाबी में फेमस क्या है, खजूर फेमस है। ठीक है, वहां का खजूर फेमस है। और वहां के करेंसी को क्या बोलते हैं, दिरहम बोलते हैं। इसको कर लीजिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और सीटेट में कई बार पूछा गया है कि अबू धाबी की करेंसी कौन सी है, तो दिरहम है। तो दिरहम कहा जाता है। एक बात और, कुछ लोग, कुछ बच्चे, कुछ शिक्षक अभ्यर्थी कह रहे थे कि सर आप पुरानी वाली एनसीईआरटी करा रहे हैं। देखिए तो इसके बाद जो क्लास चलेगा वो न्यू एनसीईआरटी चलेगा। पहले पुरानी एनसीईआरटी खत्म कर देते हैं, उसका न्यू एनसीईआरटी भी चलाएंगे, क्योंकि पुरानी एनसीईआरटी से सवाल ज्यादा बनता है। न्यू एनसीईआरटी का जो पैटर्न है उसमें सवाल थोड़ा सा कम है। तो न्यू एनसीईआरटी भी लेकिन करवाएंगे, उसके लिए अकबकाना नहीं है। ठीक है, तो अबू धाबी की का जो ये है, अरे क्या कहा जाता है, करेंसी, वो क्या है, तो दिरहम है। ठीक है, अबू धाबी के वस्त्र वस्त्र इस तरह से पहनते हैं, पहने जाते हैं, और सर ढके रहते हैं। वस्त्र का संबंध आपके ज्योग्राफी से है ना, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, आप जिस भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र में जो है आपको उस क्षेत्र का वस्त्र पहनते हैं। अबू धाबी की भाषा जो है वो अरबी है। अबू धाबी की भाषा कौन है, अरबी है। ये अबू धाबी से रिलेटेड कुछ सवाल बना। अबू धाबी, दिरहम, अरबी, और चित्तपन, कुंजमा, ये सारा सवाल बना। चलिए नेक्स्ट चैप्टर, चलिए नेक्स्ट चैप्टर हमारा है फौजी वाहिदा। फौजी वाहिदा, फौजी वाहिदा जो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। फौजी वाहिदा कहाँ से संबंधित है, जम्मू कश्मीर से संबंधित है। और क्या तुमने इनकी छोटी कहीं फोटो कहीं देखी है, ये तो पूरा कहानी हो गया। वाहिदा जो है बचपन से ही बनना चाहती थी, आपको सेना में ही जाना चाहती थी। और धनमंडी गांव जो है ना, धनमंडी गांव कहाँ स्थित है, बताइए धनमंडी गांव कहाँ स्थित है, ये सवाल आएगा। तो राजौरी जिला में धनमंडी गांव स्थित है। राजौरी जिला में धनमंडी गांव स्थित है, याद रखिएगा कि धनमंडी गांव जम्मू कश्मीर के राजौरी जिला में स्थित है। राजौरी जिला में धनमंडी गांव स्थित है। और ये भारतीय नौसेना में एमबीबीएस की तैयारी करके जम्मू कश्मीर के कॉलेज में दाखिला लिया, और 5 साल में एमबीबीएस किया, और भारतीय नौसेना में जाकर के डॉक्टर बनी। ठीक है, तो नौसैनिक में डॉक्टर बनी, और ये सबसे पहले परेड का नेतृत्व करने वाली पहली भारतीय महिला बनी, है ना। और इस तरह से देखा जा सकता है वाहिदा प्रिज्म को। वाहिदा प्रिज्म समझिए कि बेस्ट बेस्ट में आपको महिलाओं के लिए अच्छा सा मोटिवेशन है वाहिदा प्रिज्म। और जम्मू कश्मीर की पहली ऐसी महिला थी जो सेना में गई थी, पहली ऐसी महिला थी जो सेना में गई थी, है ना। तो आपको ये सारा चीज बता दिए। ठीक है, और देखिए एक परेड में 36 बार चिल्लाना पड़ता है, आप इसको भी याद रखेंगे। 36 बार चिल्लाना पड़ता है एक परेड में, 36 बार चिल्लाना पड़ता है। ठीक है, प्रिज्म का मतलब होता है चमकदार। तो इनके मान यार नाम के साथ साथ जो है इनका मानी भी यही है कि ये चमकदार मतलब पर्सनालिटी की थी, बहुत ज्यादा चमकी थी। तो वाहिदा प्रिज्म के बारे में आपको जो सवाल है वो गिना चुना यही आएगा कि धनमंडी गांव किस राज्य में है, तो आपको राजौरी में है। और फिर सबसे पहले भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली जम्मू और कश्मीर की पहली महिला कौन थी, तो ये सवाल आ सकता है। तो आपको लिखना है वाहिदा प्रिज्म, है ना, ये सारी चीजें। अब चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ये चैप्टर क्लास 4 का खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, क्लास 5 का फर्स्ट चैप्टर, क्लास 5 का फर्स्ट चैप्टर, उसको देखेंगे। ठीक है, क्लास 5 का फर्स्ट चैप्टर। तो देखते हैं क्लास 5 का फर्स्ट चैप्टर। तो देखिए चैप्टर आ गया, कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। अब ये चैप्टर में कहां कहां से सवाल बनेगा वो समझिए, किधर किधर से सवाल बनता है वो समझिए। देखिए यहाँ पर से सवाल बन सकता है, चींटी अपने रास्ते चली जा रही है। देखिए चींटी इसी तरह से वेल डिसिप्लिन मैनर में चलती है, और डिसिप्लिन सीखना तो चींटी से सीखा जा सकता है।
आपने दूसरी टोली की चींटियों को देख कर वह झट से बिल की तरफ भाग जाती है, क्योंकि वह पहचान लेती है उसके गंध से, क्योंकि वह गंध से उसके पहचान लेती है। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल इससे बन सकता है कि गंध से पहचान लेती है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कौन सा ये अरे टॉपिक है, चलिए यहाँ पर लिख लीजिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि मैं रेशम का कीड़ा हूं, मैं अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर तक दूर से ही पहचान लेता हूं। ये सवाल हम अभी पूछे हैं, ये अभी हम सवाल पूछे हैं कि कौन अब गंध से अपनी मादा को पहचान लेता है, तो रेशम का कीड़ा हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहाँ पर भी कुछ कुछ पढ़ सकते हैं कि क्या अब बता सकते हो जब तुमने पेंसिल की चींटियां नहीं, छोड़ दो, क्या तुम कभी मच्छरों से परेशान हुए हो? सोचो उन्हें पता चलता होगा कि तुम कहाँ हो। मच्छर को ये बात पता चलती है आपके गंध से, आपके शरीर के गंध से, यानी कि गंध खासकर पैरों के तलवे की और हम तुम्हारे शरीर की गर्मी से तुम्हें ढूंढ लेता है। मच्छर जो है पैर के तलवे की गंध और शरीर की गर्मी से आपको ढूंढता है। ठीक है, इसलिए मच्छर से बचना नामुमकिन है। और देखिए बहुत रुचिकर इसमें सवाल मिलेगा कि अब तुमने कभी किसी कुत्ते को इधर उधर घूमता देखा है? वो अपने साथी के गंध से पहचान लेता है कि इस एरिया में दूसरा कुत्ता आया था कि अपने ही एरिया का कुत्ता है। ठीक है, तो कुत्ता अपने साथी को कैसे पहचानता है? एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र के गंध से पहचान लेता है कि यहाँ पर दूसरा कुत्ता आया था या अपने एरिया का कुत्ता आया है। ठीक है, चलो अब देखते हैं आगे की तरफ। ठीक है, चलिए ये तो कहानी है, ये कहानी में कुछ सवाल नहीं मिलेगा। चलो नेक्स्ट की तरफ देखते हैं। देखो किसी ऐसे पक्षी का नाम लिखो जिसकी आंखें सामने की तरफ हो, तो उल्लू लिखना है। ठीक है, उल्लू की आंख सामने की तरफ होती है जैसे हम लोग की होती है। बाकी पक्षी का आंख जो है, अरे कान की जगह पर आंख होता है, जहां पर हम लोग का कान है वहां पर हम लोग का आंख होता है, इसलिए वो गर्दन ज्यादा हिलाता है और वो झटके से गर्दन ज्यादा हिलाता है। ठीक है, ज्यादातर पक्षी की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती है। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीजों को नजर डाल सकता है। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तो इनके दोनों आंखों एक ही चीज पर होती है, और एक टाइम में दो अलग अलग चीज को देख सकते हैं। हम लोग एक टाइम में एक ही चीज को देख सकते हैं। तुम कई पक्षी अपने गर्दन बहुत ज्यादा हिलाते हैं, जानते हो क्यों? क्योंकि उनकी आंखें की पुतली नहीं घूम पाती है। तो पक्षियों की आंखों की पुतली क्या होती है? नहीं घूम पाती, इसलिए वो अपना गर्दन घुमाते हैं। और आगे की तरफ आंख किसका होता है? आगे की तरफ जो आंख होता है वो होता है उल्लू का। ठीक है, उल्लू का होता है। देखो यहाँ पर क्या क्या लिखा, बोला है कि पक्षी जब दोनों आंखों एक ही चीज पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीजों की दूरी का एहसास होता है, और जब अलग अलग चीजों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ जाता है। पक्षियों के सिर पर उनकी आंखों की स्थिति अवलोकन करने के बच्चों को यह बात समझने में आसानी होगी कि एक आंख बंद करके, हाँ तो ये बात याद रखिएगा कि पक्षियों की जो ये होती है और आंखें होती है, एक ही चीज को अलग अलग एक ही टाइम पर अलग अलग चीज पर केंद्रित हो सकती है। यही बात रखने वाला है, याद रखने वाला है ना। चलिए अब आइए, चीलबाज गिद्ध, ये भी आपको एनसीईआरटी के पीपीटी में मिलेगा। चीलबाज गिद्ध, तो चीलबाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज्यादा दूरी तक देख सकते हैं। जो चीज हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई देता है वही चीज ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से भी देख सकते हैं। यानी कि अगर हम किसी चीज को 2 मीटर पे देख रहे हैं तो 4 गुना कितना होगा? 8 मीटर। तो चीलबाज गिद्ध की आंख जो होती है वो बहुत मतलब तेज होती है, और आपकी आंख भी चीलबाज गिद्ध की जैसी होनी चाहिए। आपकी आंख भी कैसी होनी चाहिए? चीलबाज गिद्ध की जैसी। एक एक पॉइंट एनसीईआरटी का चाट जाओ, एक एक पॉइंट एनसीईआरटी का खा जाओ, क्योंकि एनसीईआरटी है जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिलाएगा, और एग्जामिनर इसी बुक से सवाल सेट करता है। दोनों एनसीईआरटी कर लो, पुरानी वाली भी नई वाली भी, नई वाली भी हम कराएंगे इसी चैनल पर। बस रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करो, हमारा मोटिवेशन हाई रखो। ठीक, बात समझ में आया? हमारा मोटिवेशन कैसा रखो? हाई रखो, ताकि हम आपके साथ जुड़े रहें, हम आपके साथ लगे रहें। ठीक है ना। चलिए, ज्यादातर वस्तु जो है, ज्यादातर जो पक्षी होते हैं वो आमतौर पर किसी चीज को कुछ रंग में ही देख पाते हैं। ठीक है, और रात में जागने वाले पक्षी किसी भी चीज को या तो सफेद या तो काली रंग में देख पाते हैं। ठीक है, जैसे कि उल्लू, उल्लू किसी चीज को काला या सफेद रंग में ही देख पाता है। ठीक, चलिए आइए देखते हैं। सवाल तो बहुत है। देखिए आप अगर डेस्क पर पीटिएगा तो डेस्क पर क्या होगा? कंपन होगा, तो और कंपन से आपको सुनाई देगा। तो इसी तरह से सांप के बारे में याद रखिएगा कि सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, बल्कि वो बीन का जो कंपन होता है
और जो बीन बजाने से जो कंपन होता है उस कंपन की धुन पर नाचता है, यानी कि उस कंपन की वजह से वो सुनता है। ठीक है, बाहरी कान नहीं होते हैं। अब आइए सीटेट का बहुत प्यारा दुलारा और बहुत प्यारा सा हमारा स्लोथ, बहुत प्यारा सीटेट का सबसे दुलारा सा सवाल स्लोथ। स्लोथ से सवाल जो है सीटेट में भर भर के पूछा जाता है। तो जनाब चिंपैंजी जी को ध्यान से सुनिए कि चिंपैंजी जी के बारे में क्या क्या पढ़ना। ठीक है, सीटेट में कई कई बार सवाल पूछा गया। तो सीटेट में सवाल क्या क्या पूछा जाता है, आते हैं चिंपैंजी से संबंधित। देखिए चिंपैंजी से संबंधित, स्लोथ से संबंधित। तो स्लोथ से संबंधित क्या क्या है, जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठल लंगूर मुसीबत जैसे शेर चीता को देखकर एक खास आवाज निकालता है और पक्षियों को देखकर एक खास तरह की आवाज निकालता है। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाजें निकालते हैं, है ना। और मछली खतरों के लिए, मछलियां खतरों की चेतावनी को एक दूसरे बिजली तरंग से फैलाती है, यानी कि मछली जो है पानी के अंदर बिजली तरंग पैदा करती है, जिससे अब बाकी मछलियों को यह पता चल जाता है कि खतरा आने वाला है। कुछ जानवर तूफान या भूकंप के समय पहले अजीब हरकत करने लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं, जंगल को समझते हैं, और तो वो समझ जाते हैं कि जरूर कोई बड़ा तूफान आने वाला है, इसीलिए जानवर जो है अजीब हरकत कर रहा है। अब स्लोथ के बारे में समझिए। स्लोथ जो है वो भालू जैसा दिखता है, पर भालू नहीं होता है। एक पेड़ पर रहता है 17 घंटे, उसी 17 घंटा सोता है। एक पेड़ पर रहता है 40 वर्ष जिंदा रहता है। जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ का पत्ता खाता है, उसी पेड़ का पत्ता खाता है। ठीक है, ये आपको स्लोथ के बारे में है ना। आगे हो सकता है स्लोथ के बारे में मिले। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाजें निकालती हैं। ठीक है, आइए जिस तरह पक्षी अलग बात करते हैं उसी तरह से देखिए इस छिपकली के बारे में कहा जाता है कि सर्दियों के दिन में छिपकली लॉन्ग इसमें लॉन्ग स्लीप में चली जाती है। और लॉन्ग स्लीप को हम लोग बोलते हैं हाइबरनेशन, शीत निंद्रा में चली जाती है, जिसमें शरीर जो है लगभग रुक जाता है और खाली हार्ट चलता है। ठीक, देखिए स्लोथ के बारे में आ गया डिटेल यहाँ पर, प्यारा सा और बहुत ही फेवरेट सीटेट का एक टॉपिक स्लोथ। ठीक, आइए स्लोथ को समझते हैं। ये भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं होते हैं। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटका कर, देखो उल्टे सिर लटका कर सो रहा है, सोते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी पेड़ के पत्ते खाते हैं, खाकर भूलते हैं, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा जाते हैं तब वे पास के पेड़ पर जाते हैं। लगभग 40 वर्ष अपने पूरे जीवन में मुश्किल से 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं। एक स्लोथ 40 वर्ष जिंदा रहता है, 8 पेड़ पर घूमता है और सिर्फ शौच के लिए उतरता है, सिर्फ शौच के लिए। यहाँ पर सवाल जो बनता है सीटेड में वो ज्यादातर बनता है कि उल्टा लटक कर सोने वाला जानवर 40 वर्ष जिंदा रहता तो स्लोथ होगा। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी और नोट कीजिए, पेन और कॉपी अगर है तो इसको नोट कीजिए। 8 पेड़ पर रहता है, इसको नोट कीजिए, और सप्ताह में एक बार शौच के लिए उतरता है, इसको नोट कीजिए। ठीक है, 7 दिन पर एक बार में। ठीक, आइए नेक्स्ट चलते हैं सवाल। चलिए बाघ के बारे में लिखा है कि बाघ अंधेरे में हमसे कितना गुना ज्यादा देख सकता है, 6 गुना ज्यादा देख सकता है। ठीक है, बाघ की मूंछ हवा में हुए कंपन को भाप लेती है, उससे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। उससे इन्हें अंधेरे में रास्ता घुराने ढूंढने में मदद मिलता है, यानी कि हवा में हुए कंपन से भी वो मूंछ में हुए कंपन से ही पहचान लेता है कि शिकार कहाँ है। ठीक है, आइए बाघ हमें अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ देते हैं। जब वह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है, एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र को गंध से पहचान लेता है। ऐसा कुत्ता में भी होता है। इलाके में घुसना है या नहीं ये भी समझ जाता है कि यह इलाका मेरा है, कि अगर घुस जाएंगे तो मार हो जाएगा, खाली खाली मूत्र से, यानी कि यूरिन से। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता रहता है। गुस्से में अलग आवाज, बाघिन को बुलाने के लिए अलग आवाज। बाघिन को थोड़ा दुलार से बुलाता होगा, जैसे आप लोग बाघिन को थोड़ा दुलार से, अपनी अपनी बाघिन को थोड़ा दुलार से बुलाते हो, या जो बाघिन है वो अपने अपने बाघ को भी दुलार से बुलाती होगी। तो कौन कौन बाघिन अपने अपने बाघ को दुलार से बुलाती है, कमेंट करो। तो वो बहुत रेयर होगा ऐसा कि जो बाघिन होगी, यानी कि जो फीमेल होगी, वो अपने बाघ को, अपने शेर को दुलार से बुलाती होंगी। ये बहुत रेयर केस होगा, ऐसा बहुत रेयर केस होगा। तो बता दीजिए तो अपने नाम के साथ। और जो बाघ, कौन कौन ऐसे बाघ हैं जो अपने अपने बाघिन को दुलार से बुलाते हैं, बताइए तो। बाघ में ज्यादा होगा, बाघ में रेयर नहीं होगा। बाघ में मोस्टली ऐसे होंगे जो अपने बाघिन को बहुत दुलार से बुलाते होंगे, है ना। तो ये बात हो सकता है। चलिए इसके सॉरी कि जेंडर बाइसनेस हो गया इस स्टेटमेंट में, लेकिन सॉरी। अच्छा एक बात और, आप लोग कौन कौन से राज्य से देख रहे हो, कमेंट करो तो, क्योंकि पिछले बार बोले थे कमेंट करने के लिए, तो बहुत सारे लोग गुजरात से भी देख रहे हैं, केरल से भी देख रहे हैं, तमिलनाडु से भी देख रहे हैं, राजस्थान से भी देख रहे हैं। सभी को थैंक यू, आप जितने भी व्यूवर्स हमें प्यार कर रहे हैं।
बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने हिलने से कोई आवाज में अंतर पहचान लेता है। अगर हवा से पत्ता हिला तो पहचान लेगा कि हवा से हिला है, और कोई शिकारी घुसा या कोई शिकार घुसा तो उस यार बाघ यार जंगल में एंट्री मारा तो वो पहचान लेगा कि ये जो हवा में पत्ता हिल रहा है ये हिला है, किसके वजह से ये हिला है, कोई शिकार आया है, और ये हिला है हवा से। तो बाघ के अंदर ये क्वालिटी है, बहुत महीन लोग होता है। दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए होते हैं, अलग अलग दिशाओं में ज्यादातर घूम जाते हैं, यानी कि बाघ का दोनों कान जो होता है वो बाहर की तरफ ज्यादातर घूमता है। बाघ का आदत है कि जब वो चलेगा ना तो पूंछ और कान ज्यादा हिलाएगा, तो वो अपने इसको शिकार को खोजता है। ठीक है, देखिए, क्या तुम जानते हो कि हाथी को उसके दांत के लिए, गेंडे को सींग के लिए, शेर और मगरमच्छ और सांप को उसके खाल के लिए, और कस्तूरी हिरण को थोड़े से खुशबू के लिए मार दिया जाता है। ठीक है, ये चीज आप इसको कहीं पर कॉपी में नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यकीन नहीं है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो लोग सेट मार रहा है उसको तो पक्का यकीन हो जाएगा, या फिर अगर सेट मार रहे हो तो देख लो, प्रीवियस में 11, 12, 13, 14 में, 16 में हमेशा ये सवाल पूछा गया है। इसमें से एक एक सवाल पूछा गया, खासकर कस्तूरी हिरण वाला, इसको नोट कर लो। ठीक, आइए, हमारे देश में बाघ बहुत कम हो रहे हैं, और इसको इसलिए जो है ना स्टिंक्ट प्रजाति में है ना, स्टिंक्ट प्रजाति में डाल दिया गया है, स्टिंक्ट में डाल दिया गया है, लुप्त हो जाने के खतरा हो गया, इसलिए इसे लुप्त प्रजाति में डाल दिया गया। तो इसलिए कुछ एरिया ऐसा है देश में जिसको रिजर्व कर दिया गया है, बायो रिजर्व क्षेत्र के हिसाब से। तो यहाँ पर हो जाएगा आपको उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये रिजर्व है, राजस्थान का भरतपुर नेशनल पार्क, ये दोनों बाघ के लिए रिजर्व है। ये दोनों किसके लिए रिजर्व है, बाघ के लिए रिजर्व है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, उत्तराखंड में। राजस्थान में कौन है, भरतपुर नेशनल पार्क है, घाना, भरतपुर में, राजस्थान के भरतपुर में कौन नेशनल पार्क है, घाना नेशनल पार्क है, घाना नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट कहाँ है, तो आपको उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए चलिए, यहाँ पर कुछ खास नहीं है। चलिए, अब चैप्टर लगभग जो है फिनिश हो गया, चैप्टर फिनिश हो गया है दोस्तों। अब चलिए हम लोग करते हैं जो एमसीक्यू स्टार्टिंग में हम लोग रीड किए थे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था उसको करते हैं, और देखते हैं कि आप लोगों का कितना आता है, कितना आप लोग स्कोर कर पाते हो। और अपने अपने स्टेट का नाम जरूर कमेंट करो, और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि यूट्यूब चैनल पर डिटेल वीडियो है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, और नए व्यूवर्स है तो सब्सक्राइब करके शेयर कर दो जितना हो सके। स्टार्ट करते हैं पीवाईक्यू। चलिए, कौन कौन लोग एमसीक्यू की प्रैक्टिस के लिए तैयार हैं, हाथ उठाओ, कमेंट करो, राज्य का नाम लिखो। कौन कौन लोग अभी एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आप लोगों को ये लग रहा है, ये महसूस हो रहा है, ये फील हो रहा है कि अब आप लोग इन सभी एमसीक्यू को सही सही कर लोगे, और एक अपने अंदर पोटेंशियल लग रहा है, अपने अंदर लग रहा है कि हाँ हम कुछ रखे हुए हैं। क्योंकि अभी तक जो है ना 3 और 4 दोनों की बुक खत्म हो गई है, और दोनों की बुक खत्म होने के बाद आपका सवाल जो है, मोस्टली सवाल जो है आपका लग जाना चाहिए। सिर्फ क्लास 5 का बुक है जिसमें बहुत सारा एमसीक्यू है, तो वो तो करेंगे ही। तो बताइए किन किन लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपने जो पढ़ा है आपके अंदर एक ताकत आ गई है और सब एमसीक्यू अब लग जाएगा। चलिए कमेंट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एमसीक्यू। पोचमपल्ली किस राज्य में है, महाराष्ट्र, बिहार, तेलंगाना या गुजरात। पोचमपल्ली राज्य किस राष्ट्र में है, पोचमपल्ली किस राज्य में है, पोचमपल्ली जगह किस राज्य में है, और किस लिए फेमस है, अभी तुरंत पढ़ा है। साड़ी के लिए फेमस है, बिहार गुजरात काट दीजिए, महाराष्ट्र भी काट दीजिए, तेलंगाना में है। ठीक है, हम आंसर भी बता दे रहे हैं, कि कमेंट आप लोग करते हो कि सर आंसर बताइए, तो बता रहे हैं। मलयालम में पिता के छोटे भाई को क्या बोलते हैं, बताइए, पिता के छोटे भाई को क्या बोलते हैं। ये तो ऑप्शन गलत हो गया, तेलंगाना गुजरात ऊपर वाला ही आ गया है, सॉरी। चिट्टपन बोलते हैं या कुंजमा बोलते हैं। चलिए, पिता के छोटे भाई को चिट्टपन बोलते हैं, मिसप्रिंट है, चिट्टपन होना चाहिए। और छोटे भाई की वाइफ को बोलते हैं कुंजमन। ठीक है, तो यानी कि छोटकी चाची कुंजमा हो गई, और छोटका चाचा हो गया चिट्टपन। तो बताइए कौन कौन लोग हमारा ये जो वीडियो है देख रहे हैं, जो मलयालम बोलते हैं, जो केरल के रहने वाले हैं, जो केरल के रहने वाले हैं। ठीक है, केरल से पिछले बार भी एक बहुत ही गणमान्य व्यक्ति ने किया था कि हम केरल से, तो केरल से देखने वाले लोग कमेंट करो। अबू धाबी की मुद्रा को क्या बोलते हैं, केडी बोलते हैं, दिरहम बोलते हैं, रुपया बोलते हैं, टका बोलते हैं, बताइए। अबू धाबी के करेंसी को केडी नहीं बोलते हैं, ये कुवैती दिनार है। ठीक, रुपया नहीं बोलते हैं, ये भारतीय पैसा है, और टका नहीं बोलते हैं, ये बांग्लादेश का, तो बोलते क्या है, दिरहम बोलते हैं। ठीक है, आइए, धान मंडी जम्मू कश्मीर के किस जिले से है, और आप लोग ये कमेंट करो कि धान मंडी से संबंधित कौन है, कौन सा व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है जो धान मंडी से संबंधित है, बताओ, कमेंट करो।
धान मंडी श्रीनगर से नहीं, बालाकोट से नहीं, पुलवामा से नहीं, राजौरी जिला से संबंधित है, जम्मू कश्मीर के राजौरी जिला से संबंधित है। और यहाँ से वाहिदा प्रिज्म संबंधित है, जो भारतीय नौसेना में परेड करवाई और सबसे पहली भारतीय महिला थी जो जम्मू और कश्मीर से नौसेना में शामिल हुई। ठीक है, वाहिदा प्रिज्म। इनमें से कौन भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली जम्मू और कश्मीर की पहली महिला थी? अभी तुरंत बताए हैं, कमेंट कर दो। इसको आंसर हम नहीं बताए कि बता दें। किरण बेदी तो आईपीएस थी, रजिया सुल्तान पहली शासिका थी, साइना नेहवाल जो है आपको टेनिस से संबंधित है। वाहिदा प्रिज्म इसमें आंसर हो जाएगा। भारतीय नौसेना में जम्मू और कश्मीर की पहली महिला वाहिदा प्रिज्म है। चलिए नेक्स्ट। मैं अपनी माता को मिसप्रिंट है, ठीक है। मैं अपनी मादा को उसके गंध से कई किलोमीटर पहले से ही पहचान लेता हूं। बताइए, मक्खी, कौवा, मच्छर या रेशम का कीड़ा? कौवा तो नहीं होगा, मक्खी, मच्छर, रेशम का कीड़ा। मक्खी भी नहीं होगा, मच्छर और रेशम के कीड़ा में जरूर आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा और जरूर गलत इसमें कीजिएगा, अगर एग्जाम में ही पूछ लेगा तो अभी हम आपका डाउट क्लियर कर देते हैं। मच्छर जो है इंसान के गंध, इंसान के शरीर की गर्माहट से इंसान को पहचानता है, इंसान को खोजता है, क्योंकि इसको सुई देना रहता है। रेशम का कीड़ा जो है ना, अपनी फीमेल को गंध से पहचान लेता है। और ये क्वालिटी इंसानों में भी होता है कि इंसान भी अपनी फीमेल को, अपनी महिलाओं को गंध से पहचान लेता है। अगर महिला उस रूम में है और इंसान बाहर से आया तो सीधे उसी रूम में जाएगा कि हाँ ये महिला जो है उस रूम में है। और महिलाओं का भी आदत होता है कि अपने मेल को गंध से पहचान लेती है कि यहाँ पर आए थे कि नहीं आए थे, है ना, इस तरह का। तो ये इंसानों के अंदर भी ये क्वालिटी होता है। डोंट माइंड, ये फन की बात थी, ठीक है। लेकिन होता तो है, जो लोग मैरिड है या जिनकी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, वो लोग जानते होंगे इस बात को कि सिर्फ एक स्मेल से पहचान लेता है लोग कि हाँ ये लगता है कि यहाँ पर जरूर आया था कोई, इस तरह से, है ना। या वाइफ मेरी कहाँ है, घर में, घर के किस कोने में, तुरंत पकड़ लेगा। इनमें से किस पक्षी का आंख आगे की तरफ होता है? बताइए। मैना, कबूतर, तोता, उल्लू। आंसर करें। मैना, कबूतर, तोता, उल्लू, बताइए क्या होगा? मैना नहीं होगा, तोता नहीं होगा, कबूतर नहीं होगा, उल्लू इज राइट आंसर। रात में जागने वाले पक्षी ज्यादातर वस्तु को किस रंग में देख पाते हैं? काला, सफेद, रंगीन, सफेद, लाल या हरा? देखिए, रात में जागने वाले पक्षी किसी भी रंग को रंगीन नहीं देख पाते, ये दिन का क्वालिटी है। और भी दिन में भी पक्षी जो है कुछ रंगों में ही देख पाते हैं। हरा होगा नहीं, सफेद और लाल नहीं होगा, सफेद है होता है लेकिन सफेद और काला होता है। तो सही आंसर हो गया ए। हम जमीन में हुए कंपन के कारण सुनते हैं, हमारी बाहरी कान नहीं होते हैं। कौन है जमीन में कंपन के कारण सुनता है? बिल्ली नहीं होगा, कुत्ता नहीं होगा, शेर भी नहीं होगा, सांप होगा। सांप इज राइट आंसर। शेर मोच में हुए कंपन के कारण शिकार को पहचानता है, जमीन में हुए कंपन के कारण नहीं सुनता है। और बिल्ली भी मोच में हुए कंपन के कारण चूहा को पहचानती है, जमीन में हुए कंपन के कारण नहीं सुनता। कुत्ता तो इसका ऑप्शन है ही नहीं, तो सांप आंसर सांप है। मैं भालू जैसा दिखता हूँ, दिन के 17 घंटे पेड़ से उल्टे लटक कर सोता हूँ, मैं जिस पेड़ पर रहता हूँ उस पेड़ को खाता हूँ, उस पेड़ की पत्ती को खाता हूँ, 40 वर्ष जिंदा रहता हूँ। कौन है? स्लोथ, भालू, बंदर, छिपकली। बताइए। छिपकली तो होगा नहीं क्योंकि ये हाइबरनेशन करती है, सोती तो ये भी है। बंदर होगा नहीं, भालू जैसा दिखता है पर भालू नहीं होता, तो भालू नहीं होता, ये तो सवाल में ही लिखा हुआ है। स्लोथ आंसर इज राइट आंसर, ठीक है। इनमें से किसे थोड़ी सी खुशबू या छोटी सी खुशबू के लिए मार दिया जाता है? कस्तूरी, हिरन, गेंडा, शेर, हाथी। गेंडा को सींग के लिए मारा जाता है, शेर को खाल के लिए मारा जाता है, हाथी को दांत के लिए मारा जाता है, कस्तूरी हिरण को खुशबू के लिए मारा जाता है। उसके नाभ में ऐसी खुशबू होती है जो आदमी अगर जरी सी लगा दे तो बहुत ज्यादा जो है उसका स्मेल हो। अब इसलिए इसका इस्तेमाल जो है ना परफ्यूम बनाने में या फिर अतर बनाने में, महंगा महंगा अतर बनाने में किया जाता है। अतर से याद आया, इत्र के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला फेमस है? इससे पहले पीवाईक्यू करवा चुके हैं, बताइए तो। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब। इसका आंसर आप लोग खुद दो, इसका आंसर हम नहीं देंगे। और घाना कहाँ है बताइए। चलिए, पंजाब और उत्तर प्रदेश काट दे रहे हैं, राजस्थान और उत्तराखंड दोनों पढ़ाए हैं, ये दोनों में से जिम कॉर्बेट कहाँ है बताइए। घाना नेशनल पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थित है? भरतपुर, जयपुर, जैसलमेर, गांधीनगर। गांधीनगर गुजरात में है, जैसलमेर होगा नहीं, जयपुर पिंक सिटी नहीं होगा, भरतपुर में है आपको घाना नेशनल पार्क। तो ये था आज का सीरीज जो आपको एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू था, एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था,
उम्मीद करते हैं कि सीरीज बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, और जिन लोगों को ये सीरीज पसंद आया है वो शेयर करें, जिनको थोड़ी सी त्रुटि रह गई है और कमी रह गई है वो हमें कमेंट जरूर करें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस त्रुटि को सुधार करके नेक्स्ट टाइम आपके सामने और अच्छे से आए। याद रखिएगा, नई वाली एनसीईआरटी भी चलेगी और बहुत जल्द चलेगी। हम ईवीएस में आपको कंटेंट में 15 में 15 दिलवा के मारेंगे। जब आप एग्जाम देकर के आओगे तो हमारे इसी चैनल पर आकर के और इसी फेसबुक पेज पर आकर के कमेंट करोगे कि सर आपने कंटेंट जो पढ़ाया उससे बाहर नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। तो याद रखिए, इसी से पूछेगा, एनसीईआरटी से ही पढ़ेगा, पूछेगा। अगर आपको मेरा वीडियो नहीं देखना है तो आप दोनों एनसीईआरटी ले लो, नई वाली भी और पुरानी वाली भी, और उसको रीड कर जाओ हाथ में हाइलाइटर लेकर के। और अगर वीडियो देख रहे हो तो कंटिन्यू वीडियो देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, पेज को फॉलो करो और अच्छा अच्छा कमेंट करो। सब्सक्राइब।